Presented by शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 23 तारीख का इंतजार हर कोई कर रहा है। सवाल फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए जाने वाले मिलने 3 सदस्यीय कमेटी का नहीं है, सवाल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात का। और मुलाकात से पहले कौन किसे किस रूप में सहेजना चाहता है, सहलाना चाहता है या खेल बिगाड़ना चाहता है। हमारे 2 रिपोर्टरों ने इस बात को पकड़ा कि पाकिस्तानी सेना इस सब के बीच क्या सोच रही है और भारत किस तरीके से नए डोजियर सौंपने की तैयारी कर रहा है। पहले इनकी बात। एनएसए की बातचीत में भारत सरहद पार से हो रहे आतंक की पूरी कहानी सामने रख देगा। टेरर कैंप्स की लोकेशन, 50 आतंकियों का बायोडेटा, जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम के ठिकानों का ब्यौरा, 26/11 के आरोपी लखवी को किस तरह से बचाने की साजिश रची गई और इन आतंकियों पर पाकिस्तान की खामोशी के सबूत। यही नहीं, हाल ही में गुरदासपुर से लेकर उधमपुर हमले में जो सबूत मिले हैं, पाकिस्तानी सामान मिला है, उसका ब्यौरा और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम कड़ी, नावेद जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया है, उसके कन्फेशंस, उसका पता और उसके परिवार के बारे में सब जानकारी देगा भारत पाकिस्तान को। और एक तरह से फैसलाबाद से कश्मीर के आतंक की लकीर की पूरी पोल खोल के भारत रख देगा। सेना की खुफिया रिपोर्ट की माने तो इस नापाक प्लान में सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना शामिल है। 23 अगस्त की बातचीत को हर हाल में नाकाम करने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की आड़ में आतंकी किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। इन आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार और विस्फोटक मौजूद हैं। आतंकियों के निशाने पर खासतौर से सुरक्षा बलों के कैंप और सेना के काफिले हैं। तो एक तरफ डोजियर सौंपने की तैयारी, दूसरी तरफ आतंकवाद नए तरीके से भारत पर अटैक करने की स्थिति। और इन दोनों स्थितियों के बीच इस बातचीत का मतलब क्या कुछ है या नहीं है, या यह कहा जाए नई कहानी पुराना पेच फंसेगा। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए तो मुश्किल, ना की जाए तो मुश्किल। और इस चक्रव्यूह में मोदी सरकार फंस चुकी है क्या? रिपोर्ट देखिए। अजीत डोभाल और सरताज अजीज, इस मुलाकात का इंतजार हर किसी को, लेकिन इंतजार के साथ साथ यह सवाल भी कि मुलाकात का मतलब है क्या। टेरर अटैक ना हो, सीजफायर उल्लंघन कर सीमा पर फायरिंग ना हो और कश्मीर मुद्दे को लेकर हुर्रियत को तरजीह ना दी जाए। कमोबेश यही 3 हालात बीते 3 दशक से पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भारत की पॉलिसी रही है। यानी तीनों हालात पर रोक लगे तो ही बातचीत का कोई मतलब होता है। लेकिन पहली बार संयोग ऐसा बन रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी भारत में घुस भी रहे हैं, टेरर अटैक कर भी रहे हैं। सीमा पर फायरिंग के हालात इतने बदतर हैं कि आम नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। और दिल्ली में पाकिस्तानी राजदूत कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित कर यह संदेश देना चाह रहे हैं कि उसके लिए भारत सरकार से ज्यादा अहमियत हुर्रियत नेताओं की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि क्या पाकिस्तान से बातचीत को लेकर भारत की पॉलिसी बदल रही है। 60 साल, पिछले 65 साल से ये मसला लटकता आ रहा है। तो अगर एक शुरुआत होती है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। क्योंकि बातचीत रोकने के बाद भी अगर कोई नतीजा बीते 30 बरस में नहीं निकला और पाकिस्तान सरकार लगातार बातचीत बंद करने के लिए भारत पर ही दोष मढ़ती रही, तो नया सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार अब पाकिस्तान को कोई मौका देना नहीं चाहती, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश जाए कि भारत आतंकवाद को ढाल बनाकर बातचीत रोकता रहा है, जैसा पाकिस्तान आरोप लगाता है। ध्यान दे तो मोदी सरकार की पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी में कई स्तर पर बदलाव आया है। मसलन अब सीजफायर उल्लंघन का जवाब सीमा पर ही जवान दे रहे हैं। हुर्रियत को बुलाना और ये सारी बात मैसेज देना कि हम जो है आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी इस प्रकार की बातें हैं, ये पैराडॉक्स ही नहीं है, ये उनकी एक चालाकी भी है, लेकिन हम इसको एक्सपोज करना चाहते हैं। टेरर अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा पकड़कर दुनिया के सामने लाने की नीति भी अपनाई जा रही है। और हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से तरजीह मिलने के बाद भी पाकिस्तान से आधिकारिक स्तर की बातचीत से हाथ पीछे नहीं खींचे जा रहे हैं। दुनिया को चिक कर कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, भारत बात नहीं कर रहा। तो हमारे रुख को जानकर ही
उनको निर्णय करने चाहिए। तो अगला बड़ा सवाल है कि जब लाहौर डिक्लेरेशन में इस बात का जिक्र था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा, और बीते 2 हमलों में जब मोदी सरकार ने माना कि पाकिस्तानी आतंकवादी ही हमलावर हैं और एक पाकिस्तानी आतंकवादी तो जिंदा भी पकड़ा गया, तो फिर पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को लेकर बातचीत किस स्तर पर हो सकती है? और लाहौर घोषणा पत्र से आगे एनएसए की बातचीत क्या जा पाएगी? यानी दिल्ली में 3 दिन बाद जब दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी सरताज अजीज और अजीत डोभाल की मुलाकात होगी, तो बातचीत होगी क्या और रास्ता निकलेगा क्या? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले ही दुबई में आतंकवाद को लेकर साफ लकीर खींच चुके हैं। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। सवाल वही है, चिताया तो गया, लेकिन फिर बातचीत की दिशा में कदम उठ क्यों रहे हैं? और शायद यही वजह है, एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर, विदेश मंत्री के तौर पर यशवंत सिन्हा भी थे, जो आज इस बातचीत को लेकर बोले, जो कि 23 तारीख का इंतजार हर कोई कर रहा है। पाकिस्तान से बातचीत किस परिस्थिति में की जा रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात की मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी थी कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे लाइन पर आज के दिन गए हैं और भारी आतंकवाद और भारी गोलाबारी के बीच में भी हम पाकिस्तान से बातचीत करने जा रहे हैं। आपका जो प्रश्न है कि इससे क्या नतीजा निकलेगा, मुझे किसी नतीजे को उम्मीद नहीं है। पॉलिसी बदल रही है, स्थितियां बदल रही है, यह माना जाए कि नजरिया भी इस दौर में बदल चुका है। नजरिया बहुत बातों को लेकर बदला है। सवाल यह नहीं है नई कहानी और पुराना पेज पर। स्थिति यह भी है, एफटीआई के छात्रों की धारा 353 के तहत गिरफ्तारी होती है, कल रात की घटना है। लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं वो धारा 353 के तहत मुकदमे जिन सांसदों और विधायकों के ऊपर चल रहे हैं, उनकी स्थिति भी इस देश में देख लीजिए। बीजेपी के 134 जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के 54, समाजवादी पार्टी के 39, तृणमूल कांग्रेस के 34, शिवसेना के 31, टीआरएस के 20, ये सभी वैसे सांसद विधायक हैं जिनके खिलाफ धारा 353 जो है वो लगाया गया, यानी कि आप सरकारी कामकाज में बाधा बनते हैं। और इसी आरोप के तहत कल कैंपस के हॉस्टल में पुलिस ने प्रवेश किया था, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। और यह सवाल उठाना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला इस दौर में, क्योंकि लगातार यह सवाल उलझते चला जा रहा है कि एक नियुक्ति भर का मसला नहीं है, उस जन अधिकार का मसला भी है जिसको लेकर सांसद विधायक विशेषाधिकार में रहते हैं और आम आदमी हैरान परेशान रहता है। बहरहाल फिल्म इंस्टीट्यूट का जिक्र है तो हम आपको दिखाते हैं, एक दौर ऐसा भी था जब फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्र सिल्वर स्क्रीन पर बाकायदा जिस दृश्य, जिस भूमिका को जिया करते थे, संयोग से 1971 में वो फिल्म बनी थी और 2015 में सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इस दोनों दृश्यों को मिला दीजिए और जरा इस रिपोर्ट को देखिए, बारीकी से देखिएगा। यहाँ क्या लेना है तुम लोगों को? यहाँ क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमें तारीख बताइए, हमारे इम्तिहान कब होंगे? तारीख जब आएगी तो खबर कर दी जाएगी। लेकिन बाकी तमाम कॉलेजों में खबर आ चुकी है, लेकिन हमारे पास कोई खबर नहीं आई। इससे ज्यादा जानना चाहते हो यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ कोई सीधी तरह बात तो करते नहीं, चपरासी की तरह तो बर्ताव करते हैं वो लोग। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। जाओ जाओ बाहर तुम लोग। तो फिर आप ही बताइए क्या करें हम लोग? पढ़ाई करो जाके, और क्या करोगे? लेकिन पढ़े कहाँ? कॉलेज तो हमेशा बंद रहते हैं, जब देखो तब स्ट्राइक। स्ट्राइक तुम लोग करते हो, इसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं। स्ट्राइक हम नहीं करते, हमें मजबूर किया जाता है स्ट्राइक करने को। मैं कुछ नहीं जानता। यू गेट आउट, जस्ट गेट आउट। अच्छा तो ये बात है। चलो बे, न रहे बांस न बचे बांसुरी। जिस कॉलेज में क्लास नहीं लगती वो कॉलेज हमें नहीं चाहिए। Down, 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 down.
This is principal speaking. Yes, yes, फौरन immediately पुलिस को भेजिए, वरना yes, yes, right now, वरना ये लोग सब फर्नीचर तोड़ कर बराबर कर देंगे. In view of the above, I had to take the unfortunate step of filing an FIR with the police yesterday night. I had no choice but to take this step. इसी तरीके से अगर हम उनका बर्ताव सहन करते रहेंगे तो कुछ भी काम करना मुश्किल. जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता, जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना. मुश्किल यह नहीं है कि जो सिल्वर स्क्रीन पर रेंगता है, जिसको लेकर जो भूमिका रची जाती है, वो अगर हकीकत की जिंदगी में आकर उतर जाए तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा. इस देश में बहुत सारी फिल्में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ हुए हादसों और बलात्कार को लेकर बनी, लेकिन समाज के भीतर की स्थिति क्या है, हम आपको 3-4 घटनाओं के जरिए जरा बताना चाहते हैं. और उन सब के बीच सियासी समझ भी क्या कहती है वह भी देख लीजिए, और दिल्ली का हाल क्या है यह भी समझ लीजिए. दिल्ली यूपी सीमा पर मौजूद लोनी से मेरठ की दूरी ज्यादा नहीं, लेकिन मानसिकता का फर्क देखिए और बलात्कारियों के बेखौफ होने का रुआब भी समझिए. मेरठ में लड़की से छेड़छाड़ होती है तो सेना का जवान वेदमित्र चौधरी विरोध करता है. लड़की बच जाती है लेकिन जवान की मौत हो जाती है. वहीं दिल्ली के शहादरा से नौकरी कर अपने घर लौट रही लोनी जाती हुई 21 बरस की शबनम सिंह को बीच रास्ते में मंचले घेरते हैं तो कोई भी बचाने नहीं आता. शबनम खुद विरोध करती है, पुलिस को फोन लगाने लगती है तो मंचले बेखौफ होकर लड़की को ही गोली मार देते हैं. लड़की ने कहा कि भाई मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, मेरे से बदतमीजी मत कर. फिर वो यहाँ आई, जब जैसे लोग बता रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने छेड़खानी करी, वो गोली मार दी. तो छेड़छाड़ करने वाले बेखौफ हैं, ना कानून का खौफ ना पुलिस का डर. और लोनी से 450 किलोमीटर दूर कन्नौज के शिकवापुर गांव में तो अपराधी इस तरीके से बेखौफ हैं कि पहले घर में घुसकर लूटपाट करते हैं, फिर घर की नाबालिग लड़की के साथ माँ बाप के सामने ही सामूहिक बलात्कार करते हैं. माँ बाप बदमाशों से दया की भीख मांगते हैं. माँ जब ज्यादा चीखने लगती है तो बदमाश और गुस्सा में आ जाते हैं और नाबालिग लड़की को उठाकर खेतों में ले जाकर दोबारा बलात्कार करते हैं. 300-400 मीटर पे एक और गाँव है, वहाँ के कुछ एक लड़के को पहचाना. उस लड़के को पुलिस ने तुरंत जो है पूछताछ शुरू कर दी और उसकी निशानदेही की 3-4 लड़कों से पूछताछ चल रही है. और अब पुलिस भी सिवाय रिपोर्ट दर्ज करने के अलावे और बताने के अलावे कुछ करती नहीं. लेकिन हद तो यह है कि जिस पार्टी की यूपी में सरकार है उस पार्टी के मुखिया बलात्कार को ही मखौल करार देने में कतराते नहीं. मेरी जानकारी में है रेप एक ने किया और 4 को नाम रखा दिया. अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है. तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था के बलात्कारियों के सामने रेंगने या महिला सुरक्षा को लेकर अपाहिज होने भर का नहीं है. सवाल तो यह भी है कि जिस दिल्ली ने निर्भया हादसे के बाद पूरे शहर को उबलते देखा, दिल्ली रेप कैपिटल में बदली जा चुकी है, ये लगातार कहा गया. लेकिन एनसीआरबी के नए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में रेप में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है. यानी 2013 में 1441 बलात्कार दर्ज हुए तो 2014 में 1813 रेप के केस दर्ज हो चुके हैं. यानी निर्भया हादसे के बाद सिर्फ दिल्ली में ही 2000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो चुकी है. पर दिल्ली कभी नहीं उबली. तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार और जनता दोनों संवेदनहीन हो चुके हैं और लड़कियों से छेड़खानी की घटनाओं को आम मानकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है? अगर ये सब है तो फिर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं और उनकी सुरक्षा के बाबत तमाम ऐप से लेकर हेल्पलाइन सब बेमानी नहीं तो और क्या है. हालात कुछ ऐसे ही हैं. गाजियाबाद में मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो.
मुश्किल इतनी बार नहीं है, जरा सोचिए जिसके हिस्से का दर्द खत्म हो जाए, परिजन खत्म हो जाए, उसके बाद सिस्टम भी उसका साथ ना दे। उनकी आवाज भी सुन लीजिए। वो आ रही थी, आते में रास्ते में 2-4 आदमी के उन्होंने हाथापाई करी, हो गया, गोली मार दी। अच्छा, कोई जो जिसने गोली मारी जानते हैं तुम्हें? अजी मैं तो किसी भी नहीं जानता, अस्पताल से पता पड़ेगी, जब वो बयान देगी, वो जानती होगी तो बताएगी ना। हम सास मेरी पैर पकड़े, हम भी पकड़ रहे एक एक के, मगर वो घसीटते हुए लगे तो मेरी बिटिया जा नहीं रही थी, वहीं पे गिर गई। मम्मी बचा लो मुझे। मेरे पति का सपना था कि मैं अपने बच्चों को मेरठ में ही पढ़ाऊंगा, मैं अपनी लड़की को IAS बनाऊंगा। सवाल इतना भर नहीं है कि जो हो रहा है, सवाल है जो हो चुका है उसको लेकर भी न्याय की आस रहे, और जब फैसला आए तो आंखों में आंसू। उपहार कांड याद कीजिए, फिल्म बॉर्डर, कई लोग तो भूल चुके होंगे, 18 वर्ष पुराना ये किस्सा है, लेकिन तिल 18 बरस तक इस फैसले के इंतजार करने के बाद आज जब फैसला आया तो आंखों में आंसू थे। संदेशा सुप्रीम कोर्ट से आया और छलक आए आंसू नीलम कृष्णमूर्ति के। उपहार अग्निकांड की पीड़ित नीलम कोर्ट से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ लोगों के लिए तो यह सीन उसी बॉर्डर फिल्म की तरह हो गया जहां तब्बू अपने पति सनी देओल को सीमा पर खो देने के खौफ से सिसक उठी थी। तुम्हारे प्यार से मजबूर हो गई थी। 18 साल बाद फिल्म बॉर्डर कहीं नहीं है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके टीवी पर रोज दिखने वाली फिल्म है, लेकिन जिस बॉर्डर फिल्म के दौरान उपहार अग्निकांड हुआ उसके दोषी बाहर हैं। नीलम को अफसोस ये है कि 18 साल की लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने सिर्फ इसलिए लड़ी ताकि दोषियों को जेल जाना पड़े, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अंसल बंधु जेल नहीं जाएंगे बल्कि 30-30 करोड़ का हर्जाना देंगे। क्योंकि इस देश में अगर पैसे वाले लोग आपके बच्चों को मारते हैं तो ये आप पक्का जान लीजिए कि आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन है। 13 जून 1997 को हुए उपहार अग्निकांड में नीलम ने अपने दोनों बच्चे खो दिए थे। कुल 59 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा दी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पिछले 17 महीने से उपहार कांड के पीड़ित दोषियों की सजा पर बहस का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार जल्द सुनवाई की अर्जी के बाद इस मामले में सजा पर बहस हुई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जितना समय अंसल बंधु जेल में काट चुके हैं वो काफ़ी है। कैमरामैन अश्विनी के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। कह सकते हैं ये कहानी भी नहीं है, पेश चाहे पुराना हो। जिन्हें दोषी थे उन्हें 4-4 महीने जेल हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच कहानी किस रूप में बदलती है अगर सत्ता बदल जाए तो। कल तक कौन किसका मजाक उड़ाता था और आज कौन किसका मजाक उड़ाता है। कल बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही और आज लालू ने अपने तरीके से उसकी नकल कर डाली। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का क्या बोले थे?